फ्रेंच इंस्टीट्यूट। हमने पिछले लेक्चर में प्रथम कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण पढ़े थे, ठीक। उनमें से हमने पहला एग्जांपल किया था एस्टर का जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर किया था। आज हम बात करेंगे शर्करा का जल अपघटन। ये इसका दूसरा एग्जांपल है, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, ठीक। तो हमने इन एग्जांपल में क्या किया था भाई, हमने देखा था कि ना तो हमें a की वैल्यू गिवन थी और ना ही हमें a माइनस x की वैल्यू गिवन थी, बोलो ऐसा ही था। और हमसे बोला गया था कि k को फाइंड आउट करो या रेट कांस्टेंट को ज्ञात करो। तो फिर हमने दूसरा तरीका निकाला था कि जब आपके पास ना तो a गिवन हो ना ही a माइनस x गिवन हो, तो आप इन दोनों का रिलेशन निकालो b के साथ में। कल के एग्जांपल में हमने अनुमापन किया था, टाइट्रेशन किया था और इस वॉल्यूम को कैलकुलेट किया था। किसके साथ किया था भाई, NaOH के द्वारा किया था। लेकिन किससे, हमारे पास रिएक्शन में ऑलरेडी कौन उपस्थित था, HCl, या कोई भी इसको को क्या बोल सकता हूं मैं, एसिड भी बोल सकता हूं। मतलब जिन जिन रिएक्शंस के अंदर हमें एसिड मिलेगा या एसिड बनेगा, अम्ल बनेगा, उनका अनुमापन आप NaOH के साथ करोगे, टाइट्रेशन NaOH के साथ करोगे और आप फाइंड आउट कर लोगे वॉल्यूम को पुट कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनमें एसिड बनता ही नहीं है, एसिड फॉर्म ही ना हो, तो क्या इसका टाइट्रेशन किया जा सकता है क्या, कभी भी नहीं किया जा सकता। टाइट्रेशन ही नहीं होगा तो वॉल्यूम भी नहीं आएगा, न तो वॉल्यूम है न A और A माइनस x है, तो अब क्या K1 आएगा, क्या नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में फिर क्या करें हम, तो आज का एग्जांपल हमें यही चीज सिखाएगा। शुरू करते हैं भाई, शर्करा का जल अपघटन, शुगर का हाइड्रोलिसिस। देखो भाई, शर्करा का फॉर्मूला क्या होता है, H12O22O11। इसका हाइड्रोलिसिस करवाना है, ये भी एसिडिक मीडियम में होता है। तो क्या क्या बनता है भाई, यहाँ से everyone knows what one molecule form glucose and another is fructose। बोलो ऐसा नो, एक तो बनता है ग्लूकोज और दूसरा क्या बनता है भाई, फ्रक्टोज बनता है, ठीक। दूसरा फ्रक्टोज बनेगा। अब देखो इसमें ना तो ये अम्ल है ना ये अम्ल है ना ये है ना ये है, मतलब इस एग्जांपल में हम टाइट्रेशन को नहीं कर सकते, तो हमें दूसरा तरीका चाहिए। देखो इस तरीके में या इस एग्जांपल में ज्ञात करेंगे हम इनका ध्रुवण कोण ज्ञात करेंगे या घूर्णन कोण ज्ञात करेंगे, एंगल ऑफ रोटेशन को फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि देखो इनमें जो ग्लूकोज होता है यह एक प्रकार से सक्रिय यौगिक होता है। आपने पढ़ा होगा 12th क्लास के अंदर ग्लूकोज ऑप्टिकल एक्टिव होता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मीनिंग क्या है कि जब भी इसमें से आप पीपीएल को पास करोगे, पीपीएल जानकर प्रकाश का तल पीपीएल को पास करोगे तो वो उसका रोटेशन कर देगा, या तो लेफ्ट हैंड साइड में कर देगा या राइट हैंड साइड में कर देगा, मतलब किसी भी एक डायरेक्शन में उसका रोटेशन कर देगा। अगर कोई भी पदार्थ रोटेशन कर पाता है तो ऑप्टिकल एक्टिव है, अगर वो रोटेशन नहीं करता है, घूर्णन नहीं दिखाता, तो उसे कहोगे आप ऑप्टिकल इनएक्टिव कहोगे। आई बात समझ में। तो ग्लूकोज ऑप्टिकल एक्टिव होता है, प्रकाशिक सक्रिय होता है। तो हमें इसका घूर्णन कोण ज्ञात करना है, एंगल ऑफ रोटेशन थीटा कैलकुलेट करना है। तो इसके थीटा की सहायता से इस थीटा का हम रिलेशन निकालेंगे a के साथ में और a माइनस x के साथ में रिलेशन निकालेंगे। फिर वापस a की जगह थीटा और x की जगह थीटा, रिलेशन आने के बाद हम दोनों रिलेशन को पुट कर देंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी, a1 की वैल्यू मिल जाएगी। आई बात समझ में। तो देखो थीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम इस ग्लूकोज का थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए एक एपरेटस होता है, उसे कहा जाता है पोलेरीमीटर। पोलेरीमीटर नाम होता है बच्चों उस एपरेटस का। इसकी सहायता से किसी भी कंपाउंड का थीटा कैलकुलेट किया जा सकता है। इसमें कुछ इस प्रकार की अरेंजमेंट होती है,
यहाँ पर तो लगा होता है एक सोर्स, क्या लगा होगा भाई, सोर्स का मतलब होता है स्रोत, जहां से कौन उत्सर्जित होगा, प्रकाश, यहां से प्रकाश आएगा। अब देखो किसी भी बल्ब से या किसी भी सोर्स से जब कोई भी प्रकाश निकलता है तो उसमें सभी प्रकार के कंपन होते हैं। ऐसा आपने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा फिजिक्स में, ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट, ये वाला भी होगा ये वाला भी होगा, मतलब उसमें ये वाला कंपन भी होगा, ये वाला भी होगा, ये वाला भी, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, मतलब हर डायरेक्शन में वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। किसी भी सोर्स से निकलने वाली लाइट की ऐसी क्वालिटी होती है। तो देखो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, हमें प्योर करना पड़ेगा। अगर हम इसी को पास कर देंगे, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें प्योर करना पड़ेगा। प्योर का मतलब इसको कहां से बुझाना पड़ेगा, स्लिट से बुझाना पड़ेगा। इस स्लिट की क्वालिटी होती है कि यह केवल एक ही डायरेक्शन के कंपन को अंदर आने देता है, बाकी सबको रोक लेता है। सपोज करो माना कि इसने कौन से वाइब्रेशंस को गुजरने दिया, वर्टिकल वाइब्रेशंस को या ऊर्ध्वाधर कंपन को अपने अंदर से जाने दिया। अब इन ऊर्ध्वाधर कंपन को आप गुजारोगे इससे, इस ग्लूकोज के मिश्रण से। ये एक होती है मिलियन प्रतिदर्श सैंपल ट्यूब होती है भाई, ठीक। इसके अंदर इस ग्लूकोज का मिश्रण भरना है या इस ग्लूकोज का विलयन भरना है। तो यहाँ पर हमने किसको भर दिया, ग्लूकोज को भर दिया। अब ग्लूकोज को कैसे भरेंगे भाई, देखो भाई हमें इसके अंदर क्या क्या डालना है, पहले तो डालना है ये शर्करा डालनी है, शुगर डालना है, फिर हमें वाटर डालना है। जैसे ही वाटर और शुगर, मतलब ये शुगर और वाटर डालोगे तो क्या होने लगेगी, केमिकल रिएक्शन होगी और धीरे धीरे ग्लूकोज और फ्रक्टोज आने लगेगा। तो धीरे धीरे करके इसमें ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। पहले कौन था, ये, धीरे धीरे जैसे रिएक्शन होगी ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ती जाएगी। जब ये गुजरेगा तो इस पीपीएल का क्या हो जाएगा, रोटेशन हो जाएगा, घूर्णन हो जाएगा। सपोज करो पहले डायरेक्शन ये थी, अब रोटेशन का हो गया थीटा डिग्री से ऐसे हो गया। ये कौन सा हो गया, आगे सपोज करो इधर ना हुआ हो, इधर हुआ हो तो थीटा डिग्री इधर हो जाएगा। एक हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, एक हो गया राइट हैंड साइड में। तो हमें इस थीटा की वैल्यू यहाँ से पोलरिमीटर से मिल जाएगी। अब यहाँ से देखने में तो अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सारा इसके अंदर होता है। ये सीधी रीडिंग देगा हमें। इसमें एक डिजिटल मीटर लगा होता है। आपको करना कुछ नहीं है, जिस भी सॉल्यूशन का आप पता लगाना चाहते हो उसको भरना है। भरोगे तो आपको डिजिटल मीटर पर उसका एंगल ऑफ रोटेशन पता लग जाएगा। बिल्कुल लिखा जाएगा भाई, है ना, 20 डिग्री है, फिर 25 डिग्री है, फिर 40 डिग्री है, 50 डिग्री। डिजिटल मीटर लगा होता है, वहां पर लिखा जाता है। लेकिन उसके अंदर अरेंजमेंट कैसा होता है, कैसी व्यवस्था होती है, वो व्यवस्था मैंने आप लोगों को समझाइए कि ऐसे ऐसे होता है इस पोलरीमीटर के अंदर, ठीक। तो हमने किसको पास किया था भाई, पीपीएल को पास किया था, ठीक। अगर सपोज करो मैं इस स्लिट को नहीं लगाता और सीधा ही इसको इसके अंदर पास कर देता तो क्या होता, अगर ये रोटेट भी होता तो मुझे पता लग सकता था क्या। सपोज करो मैं ऐसे, मतलब इसमें सारे कंपन है, इस वाली लाइन की बात कर रहा हूं मैं, इसमें सब तरह की वाइब्रेशंस पॉसिबल है। अगर मैं इसी को गुजार देता तो बताओ, अगर भाई रोटेट भी हो जाता तो क्या होता, मैं क्या समझता, अभी यहाँ पर भी वाइब्रेशन होगा और यहाँ पर तो पहले से वाइब्रेशन था ही सही, तो मुझे रोटेशन का पता लगता क्या, नहीं लगता, क्योंकि इस वाली लाइट में हर डायरेक्शन के कंपन हो रहे हैं, वाइब्रेशंस हो रहे हैं। तो ये घूम भी जाता ना तो भी मुझे पता नहीं लगता, ऑब्जर्व नहीं होता। तो ऑब्जर्व करने के लिए हमने इसे पहले स्लिट से गुजारा ताकि ये प्योर हो जाए और किसी एक ही डायरेक्शन के वाइब्रेशंस मिले हमें। फिर गुजारा तो हम इजीली पता लगा लेंगे, भाई पहले तो ये होते अब ऐसे होंगे, तो पता लगेगा नहीं लगेगा, लग जाएगा। तो इस तरह की व्यवस्था होती है। यहाँ से क्या ज्ञात करेंगे हम,
थीटा को कैलकुलेट करेंगे भाई। अब वापस करने वाली कहानी है, पहले मैंने कहा क्या किया, t इज इक्वल टू 0 पर कैलकुलेट किया, t इज इक्वल टू 0 पर बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, थीटा 0, t बराबर थीटा पर क्या बोलेंगे, थीटा t बोलेंगे, t इज इक्वल टू इंफिनिटी पर क्या बोलेंगे भाई, थीटा इंफिनिटी बोलेंगे। बोलेंगे करके से क्या था हमने, आज फिर से हमने ऐसे कर लिया। अब देखो जब मैं c इज इक्वल टू 0 की बात करता हूं, अब कल वाली चीज देख लो। अब देखो यहाँ से जो बेसिकली लाइट को घुमाने का काम है वो कौन कर रहा है, ये ग्लूकोज कर रहा है, ठीक। लेकिन ऐसी बात नहीं है ये नहीं घुमा रहे होंगे, तो कल वाले एग्जांपल की तरह इसको छोड़कर इन बाकी सबको क्या मान लेते हैं हम, इम्प्योरिटी मान लेते हैं, अशुद्धि मान लेते हैं। कल वाले एग्जांपल की तरह बिल्कुल जैसे वहां पर एक तो बेसिक हो गया था और बाकी सबको क्या माना था, इम्प्योरिटी मतलब अशुद्धि माना था। ऐसे ही इसको और इसको भी मैंने क्या माना, इम्प्योरिटी मान लिया, और बाकी इसकी क्या हो गया, बेसिक एंगल ऑफ रोटेशन देगा हमें, मुख्य इसी के कारण मिलेगा मेनली, ठीक। तो भाई देखो स्टार्टिंग में t बराबर 0 की बात करता हूं तो ये बन सकता है क्या, देखो भाई आपको पता है ना रिएक्शन में क्या होता है, ऐसा होता है, मैंने कई बार बता दिया आपको, ये t इज इक्वल टू 0 पर ये a था। अब देखो इसके अंदर ये भी किसमें होता है, आधिक्य में होता है, ठीक। एक सेकंड में ना इंट पढ़ लेता हूं, हाँ भाई ये किसमें होगा, आधिक्य में होगा, मतलब किसके अंदर होगा, ये एक्सेस में होगा। एक्सेस का मीनिंग पता है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा, केवल इस पर डिपेंड करेगा, केवल इसी पर डिपेंड करेगा। तो 1 है तो ये जो रिएक्शन है वो कौन सी कोटि की हो जाएगी बोलो, हाँ प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। और प्रथम कोटि का अगर हम वेग स्थिरांक देखते हैं, रेट कांस्टेंट देखते हैं, तो वो हमें कितना मिलेगा, कितना मिलेगा बोलो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। अब देखो t बराबर 0 पर ये था a, कितना लेते हैं तो ये 0 रहेगा और ये भी कितना रहेगा, 0 रहेगा। फिर t इज इक्वल टू t की बात करता हूं मैं, तो सपोज करो ये x और x हो गए, तो इधर से कितना डिक्रीज हो जाएगा, x डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही करते हैं बोलो, करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। तो देखो ध्यान से, जब मैं t बराबर 0 की बात करता हूं तो बताओ ग्लूकोज मिल सकता है क्या, नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में हमें ये तो नहीं मिलेगा, लेकिन कौन उपस्थित होगी, इम्प्योरिटी उपस्थित होगी। मतलब जो थीटा 0 होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसकी, आई के होगा। कल वाले एग्जांपल की तरह ये टी टाइम की बात करता हूं तो ये कितना बन गया, x बन गया, लेकिन साथ में कौन उपस्थित होगी, इम्प्योरिटी उपस्थित होगी। मतलब यहाँ से x प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। उसके बाद में जब मैं इंफिनिटी की बात करता हूं तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा और कितना हो जाएगा, जितना हमने इसको लिया है उतना ये लगभग हो जाएगा और ये ऑलमोस्ट डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, इंफिनिटी पर कितना हो गया, a हो गया। तो ये a के साथ में बदल में कौन होगा, इम्प्योरिटी तो हमेशा ही होगी, वो कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगी। तो बात समझ में आई, हमने रिलेशन देखा थीटा का कंसंट्रेशन के साथ में देख लिया। अब वापस से हमें a की वैल्यू चाहिए, a माइनस x की वैल्यू चाहिए, तो कर दो भाई। मैंने क्या कर दिया, देखो भाई वहां से मैंने थीटा इंफिनिटी में से माइनस किया थीटा 0 को, इसमें से इसको माइनस किया, तो आई से कैंसिल, तो मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या मिलेगा, a मिलेगा। एंड मैंने क्या कर दिया, थीटा t में से माइनस कर दिया थीटा 0 को, t में से थीटा 0, तो आई से कैंसिल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या मिल गया, x मिल गया। इक्वेशन नंबर 3 मिल गई। अब क्या करना है हमें, a चाहिए, ये रहा, x चाहिए ना, तो a में से x को घटाना, a में से x को मतलब 2 में से 3 को घटाना है। तो लिख दिया हमने फ्रॉम
इक्वेशन 2 एंड 3 समीकरण 2,3 से, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, ये हो गया देखो थीटा इंफिनिटी माइनस थीटा 0 माइनस कर दिया हमने, ये थीटा t माइनस थीटा 0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स, माइनस और a माइनस माइनस प्लस दोनों कैंसिल आउट, तो एंड में क्या आएगा हमें थीटा इंफिनिटी माइनस थीटा t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स, दोनों आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो a b है ये रहा, a माइनस एक्स भी आ गया, तो क्या लिखेंगे, तो हम इक्वेशन 1 2 एंड 4 समीकरण 1 2 4 से बोलो क्या हो जाएगा, पहले पुट कर दो। K1 is equal to 2.303 और ये t log a की वैल्यू कहाँ है भाई, ये थीटा इंफिनिटी माइनस थीटा 0, थीटा इंफिनिटी माइनस थीटा 0, और नीचे की तरफ ये रहा थीटा इंफिनिटी माइनस थीटा t, बोलो आगे कि नहीं आ गया। यहाँ से थीटा हमें पता होगा, इसी वैल्यू पुट कर दो तो आपको K1 की वैल्यू मिलेगी, कितनी मिलेगी। तो ये दूसरा तरीका आ गया हमारे पास। पहला तरीका था कि वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो, वॉल्यूम से काम ना हो तो फिर आप क्या कैलकुलेट कर लो भाई, थीटा कैलकुलेट कर लो, वैल्यू पुट कर दो और आपको क्या मिल जाएगा, रेट कांस्टेंट मिल जाएगा। कल वाला जो वॉल्यूम वाला तरीका है वो कब लगेगा, जबकि रिएक्शन में कौन उपस्थित हो, एसिड उपस्थित हो, ताकि उसका टाइट्रेशन कर लोगे आप NaOH के साथ में। ये वाला तरीका कब लगेगा, जब कम से कम एक कंपाउंड क्या बनना चाहिए, ऑप्टिकल एक्टिव बनना चाहिए, सक्रिय पदार्थ मिलना चाहिए। ठीक, ये वाला तरीका तब ही काम करेगा जब हमें रिएक्शन के अंदर ऑप्टिकल एक्टिव पदार्थ मिले, प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ मिले। तो इस वाले तरीकों में लगाओगे आप, पता लग गया दोनों को लगाने के तरीके, वो कहाँ लगेगा और ये कहाँ लगेगा, समझ में आ गया भाई। लिखो, लिख लो भाई, टॉपिक लिखो और यहां तक लिख लो, यहां तक बिल्कुल यहां तक लिख लो, फटाफट लिखो। स्क्रीनशॉट लेके लिखना है, मैं बोल रहा हूं भैया, लिखो। उपरोक्त अभिक्रिया में जल आधिक्य में उपस्थित होता है, उपरोक्त अभिक्रिया में जल आधिक्य में उपस्थित होता है, जल आधिक्य में उपस्थित होता है। अतः इसकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान, इसकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान कोई मापनीय परिवर्तन नहीं होता, कोई मापनीय परिवर्तन नहीं होता। जिससे अभिक्रिया का वेग इसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, जिससे अभिक्रिया का वेग इसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। इस अभिक्रिया का वेग केवल, इस अभिक्रिया का वेग केवल शर्करा की सांद्रता पर ही निर्भर करता है, शर्करा की सांद्रता पर ही निर्भर करता है, शर्करा की सांद्रता पर ही निर्भर करता है। अतः यह
छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, अतः यह छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इक्वेशन नंबर 1 लिख लो भाई सब, ओनली इक्वेशन नंबर 1 आप लोग लिखिए, इन अबाउट रिएक्शन, in above reaction water present in excess, water present in excess, so rate of reaction does not depend on concentration of water, does not depend on concentration of water. Rate of this reaction depends only concentration of rate of this reaction depends only concentration of sugar. So it is pseudo first order reaction. It is pseudo first order reaction. Pseudo first order reaction. Its rate constant can be given as इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए भाई, आप लोग लिखो 1 के नीचे, K1 का मान ज्ञात करने के लिए उपरोक्त अभिक्रिया में बनने वाले प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ ग्लूकोज का घूर्णन कोण ज्ञात किया जाता है। इसका घूर्णन कोण पोलरीमीटर की सहायता से ज्ञात किया जाता है। इसकी व्यवस्था निम्न प्रकार है। डायग्राम बना लो भाई, फटाफट बनाओ, आप लोग लिखो। टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ K1, angle of rotation of optical active compound glucose angle of rotation of optical active compound glucose is measured. Its angle of rotation is measured by polarimeter. Its arrangement can be given as फटाफट से डायग्राम बनाओ भाई, फास्टर।
आप लोगों ने बना लिया होगा, लिखो इसके नीचे। पोलरिमीटर से घूर्णन कोण ज्ञात करके इसका संबंध सांद्रता के साथ निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। इसका संबंध सांद्रता के साथ निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। कंप्लीट कर लो भाई यहाँ तक। हाँ भाई यहाँ तक कंप्लीट कर लो। आप लिखो टू कैलकुलेट एंगल ऑफ रोटेशन, टू कैलकुलेट एंगल ऑफ रोटेशन its relation can be given, its relation can be given as जल्दी लिख लो भाई यहाँ तक। वीडियो को पॉज करना है और फिर लिखना है आपको, ठीक। लिखो भाई, हाँ उसके नीचे लिखो उपरोक्त सूत्र से वेग नियतांक ज्ञात किया जा सकता है। उपरोक्त सूत्र से वेग नियतांक ज्ञात किया जा सकता है। आप लोगों ने भी लिख लिया होगा, वीडियो को पॉज करके करना है भैया। लिखो बाय अबव फॉर्मूला rate constant can be determined by above formula, rate constant can be determined, ठीक। अब देखो कभी कभी क्या होता है, इन फॉर्मूलों को न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं जिनमें आपको थीटा 0, थीटा इंफिनिटी, थीटा टी देगा और k1 कैलकुलेट करेगा, या कल वाले में 0 देगा, vt देगा, v इंफिनिटी देगा और आपसे क्या पूछेगा, k1 पूछेगा। मतलब वो सब कुछ दे देता है और आपको वैल्यू पुट करके सॉल्व करना होता है। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स में कुछ नहीं होता, बस आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना आना चाहिए, वैल्यू को पहचानना आना चाहिए, फिर वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको सोल्व करके आंसर मिल जाएगा। तो लिखो एक न्यूमेरिकल घर से करना है आप लोगों को। शर्करा के जल अपघटन में, शर्करा के जल अपघटन में प्रारंभ में 10 सेकंड पश्चात तथा अभिक्रिया समाप्ति पर घूर्णन कोण क्रमशः घूर्णन कोण क्रमशः 5 डिग्री, 15 डिग्री, 15 डिग्री, 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, ठीक। तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात करो, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात करो, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात करो, ठीक है भाई। दे दिया उसने, टी भी गिवन कर दिया। ये कितने टाइम के बाद पहले 10 सेकंड के बाद। तो टी गिवन किया, थीटा 0 स्टार्टिंग में जो दिया उसने, ये थीटा 0 हो गया, ये टी टाइम पर दिया तो थीटा टी हो जाएगा, ये
लास्ट में दिया, समाप्ति पर दिया, फिर क्या हो जाएगा, थीटा इंफिनिटी हो जाएगा। सारी वैल्यू गिवन कर दी, वैल्यू पुट कर दोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सोल्व करना और मुझे आंसर कमेंट करना भाई। आप लोग लिखो, इन हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, इन हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, angle of rotation at angle of rotation at starting and after 10 second, after 10 second and after end of the reaction, after end of the reaction are 5 degree, 15 degree, 45 degree respectively. Then calculate rate constant. Then calculate rate constant. Then calculate rate constant. ठीक है भाई, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको घर से करना है, होमवर्क है आप लोगों का। कल के लेक्चर में हम इसका थर्ड एग्जांपल करेंगे। थर्ड एग्जांपल में हम देखेंगे रेडियो एक्टिविटी को, रेडियो सक्रियता के बारे में बात करेंगे। क्या वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, अगर होती है तो उसका रेट कांस्टेंट और अदर जो वैल्यूज है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका एक पूरा डेरिवेशन है हमारे सिलेबस में। 2-3 बार वो पूछा गया है एग्जाम में 5 मार्क्स में। तो कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और कल के लेक्चर को समझने के लिए पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर का जो मैंने डेरिवेशन करवाया था वो आना बहुत जरूरी है। तो जिन बच्चों ने फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन नहीं देखा हो और कल को लेक्चर को देखने से पहले एक बार उसको जरूर देख के आना। उसको देखोगे फिर कल का लेक्चर आप अटेंड करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा भाई। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं, पढ़ते रहिए मस्ती के साथ।